वेलकम ऑल बच्चों। आज डीसी मशीन करते हैं। ये क्वेश्चन है 2015 का सिटी का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये कहता है कि व्हेन द आर्मेचर आयरन ऑफ ए डीसी मशीन रोटेट्स इट गोज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, thus causing cyclic variations of the linked magnetic flux and resulting in the occurrence of hysteresis loss in the armature core। ये तो ट्रू है। दिस इज ट्रू। ये ट्रू है। The laminated armature construction limits the hysteresis loss to a lower value। ये गलत है, इसलिए कि लेमिनेशन किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है बिकॉज लेमिनेशंस रिड्यूस, ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, बिकॉज लेमिनेशंस रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ये कहना कि हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब, ये बात गलत है। करंट लॉसेस, समझ गए? उसके लिए सिलिकॉन कंटेंट वगैरह बढ़ाया जाता है और बाकी मटेरियल का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड यूज़ किया जाता है, ये सब किया जाता है, लेकिन लेमिनेशन का से कोई मतलब नहीं है। लेमिनेशन रिड्यूस करता है एडी करंट लॉस का, तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब हो गया कि स्टेटमेंट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, तो ये हो गया सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये क्वेश्चन भी 2015 ही का है। ये कहता है कि इन डीसी मशीन्स द फील्ड फ्लक्स एक्सिस एंड आर्मेचर एमएफ एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली अलोंग। फील्ड एक्सिस मतलब जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी वजह से जो फ्लक्स होता है वो तो डायरेक्ट एक्सिस में होता है। ये डायरेक्ट एक्सिस में होता है। आर्मेचर एमएफ जो एक्सिस होता है वो अलोंग द ब्रश होता है, ब्रश एक्सिस पे होता है, दैट इज इंटरपोलर एक्सिस। तो डायरेक्ट एक्सिस या इंटरपोलर एक्सिस कहाँ पे है? हाँ, ये बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो मेन फील्ड है वो डायरेक्ट एक्सिस पे होती है और जो एमएफ होता है वो इंटरपोलर एक्सिस पे होता है, अलोंग द ब्रश एक्सिस। ठीक है, क्लियर है ना? देख लो, जाकर कंस्ट्रक्शन देखना बेटा, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह को पूरा पढ़ोगे तब ये सब समझ में आएगा। अब ये 2014 का आ गया, 2015 का नहीं, अब ये 2014 का है। ये कहता है कि assuming a uniform distribution of current over the armature surface conductors, जाहिर है मतलब सारे कंडक्टर सेम करंट कैरी करते हैं। कंडक्टर में तो करंट वही होता है ना बेटा, आइए भाई ये ओवर द आर्मेचर सरफेस कंडक्टर्स। और हर स्लॉट में नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम रहते हैं डीसी मशीन में हमेशा। over the armature surface. The shape of the resultant armature MF in space of a loaded DC machine is symmetrical, obviously। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से सिमेट्रिकल तो होगा ही। इज ए ट्रायंगुलर वेव विथ इट्स पीक अलोंग द इंटरपोलर एक्सिस। हाँ, यही जवाब है। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रायंगुलर वेव होती है विच इट्स पीक अलोंग द इंटरपोलर एक्सिस, ही यही सही है। एक्चुअली वो ब्रश एक्सिस पे होती है, लेकिन चूंकि हम लोग इंटरपोलर एक्सिस पर भी ब्रश डालते हैं इसलिए वो ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी डिटेल में आर्मेचर रिएक्शन में तुमको पढ़ा चुका हूँ। एक्चुअली तुम स्पेस में जिसको देखोगे तो जो राइज होता है स्पेस से, मैं तुमको यहाँ पर हल्का सा दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो है, तो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स सेम करंट कैरी करता है ना बेटा। तो जो शेप बनती है एमएफ की, हम एक एक ही पोल के लिए बना रहे हैं। जैसे यहाँ से मान लो कि 0 हुआ,
वेव ऐसे चली, ग्रीन से बना रहा हूँ। अब यहाँ से ये उठी, अब जितना उठी ये एमएफ बढ़ा, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए इसको, एमएफ बढ़ा ये। अब बार बार टेढ़ा हो जाता है। अब फिर बगल वाले स्लॉट में तुम चले, दो स्लॉट के बीच में तो आयरन होना ना, टीथ होंगे, तो वहां पर तो एमएफ बढ़ेगा नहीं। उसके बाद फिर जब तुम थोड़ा सा इतना आगे बढ़ेगे स्पेस में, सेम डिस्टेंस पे, तो फिर तुम्हारा एमएफ ऐड होगा, उतना ही ऐड होगा जितना पहले ऐड हुआ था। फिर उसके बाद जब बढ़ोगे उतना ही, तो फिर उतना ही ऐड होगा। समझ रहे हो ना? अब यहाँ तक के तुम इंटरपोलर एक्सिस पर जब पहुंच जाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, उसके बाद फिर ये कम होना शुरू होगा। कैसे कम होना शुरू होगा? तो एमएफ की जो वेव होगी, और यही नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के लिए होगा। ये मैं आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, उसमें जाकर के देख लोगे, तुमको डिटेल समझ में आ जाएगी। ये तो रफली जो इसकी शेप हुई वो ट्रायंगुलर टाइप की होगा ना बेटा, देखो ना, ये जो शेप हुई वो ट्रायंगुलर टाइप की होगी। इसका जो प्रोफाइल बनेगा इस टाइप का नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल है ना, ऐसा ही जाहिर इधर भी बन जाएगा। तुम इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ऐसा इधर भी बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम। तो वही मतलब है कि सिमेट्रिकल भी होगी और ट्रायंगुलर होगी, डायरेक्टेड अलोंग द इंटरपोलर एक्सिस। ब्रशेस यहीं पर होता है, यहाँ पर होता है ब्रश, जो ब्रश तुम्हारा होता है ना वो यहाँ पे होता है, ये ब्रश है तुम्हारा, ये ब्रश है। दूसरा ब्रश यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रश। ये मैं तुमको बता चुका हूँ पहले भी। तो जो पीक है वो बिल्कुल इंटरपोलर एक्सिस पे जाती है, along the interpolar axis। ठीक है, ये 2014 क्वेश्चन है। A time varying flux causes an induced electromotive force, स्टेटमेंट है। What law does this statement represent? मुझे याद आ गया बच्चों, एसोसिएट प्रोफेसर का इंटरव्यू मैंने दिया था, तो एक एक्सपर्ट थे जो फिजिक्स साइड के एक्सपर्ट थे, नॉमिने होंगे कहीं के, विजिटर नॉमिने होंगे या कहाँ के होंगे। बहरहाल वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रॉपर नहीं थे, वो फिजिक्स के आदमी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मिस्टर अख्तर, कैन यू टेल मी वन सिंगल लॉ ऑन विच होल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज बेस्ड। मैं समझ गया कि फिजिक्स का आदमी है क्या पूछना चाहता है। मैंने कहा था कि सर, इट इज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल खामोश हो गए। फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? पुरानी याद ताज़ा हो गई क्वेश्चन को देख करके। ये 2014 का ही क्वेश्चन है। अब ये डीसी मशीन के आखिरी उसमें हम लोग आ गए हैं बेटा, लास्ट ईयर में आ गए हैं। अब इसको करके हम लोग डीसी मशीन का भी खत्म करेंगे। 2014 इज द लास्ट ईयर, 10 साल पूरा हो जाएगा। इन ए डीसी मशीन, for the same number of slots,
एंड सेम करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर। तुम जानते हो कि आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट होता है वो Ia/A होता है, वेयर A इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंड्यूस हायर ईएमएफ? हायर ईएमएफ किस में मिलेगा? समझ गए? तो हायर ईएमएफ हमेशा वेव वाइंडिंग में मिलेगा, इसलिए कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सिर्फ दो होते हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ हो जाता है ज्यादा वेव वाइंडिंग में, तो हायर ईएमएफ भी मिल जाता है। तो इसका आंसर है वेव वाइंडिंग। समझ गए? सेम करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर Ia/A बोल रहा है, तो इसमें वोल्टेज आपको ज्यादा मिल जाएगा। टोटल आर्मेचर करंट कम मिलेगा, टोटल आर्मेचर करंट कम मिलेगा, इसलिए कि सिर्फ Ia/A में A दो ही है, तो ठीक है, मतलब 2IC मिलेगा आर्मेचर करंट, वेयर IC इज द कंडक्टर करंट। ठीक है, ये लैप वाइंडिंग है। बाकी ये वेव वाइंडिंग है, तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। लैप वाइंडिंग गलत, कंपनसेटिंग वाइंडिंग गलत, पोल वाइंडिंग गलत। ठीक है, ये 2014 क्वेश्चन है। A DC series motor of resistance 1 ohm across terminals runs at 1000 rpm at 250 volt, taking a current of 20 ampere. ठीक है, when an additional resistance of 6 ohm is inserted in series and taking the same current, good, then the new speed would be। तो बहुत आसान है, तो ज़बानी बना सकते हो। देखो, जब ये 20 एम्पियर करंट ले रहा है 1000 आरपीएम पे, तो इसका जो ये है, जिसको तुम लोग बैक ईएमएफ कहते हो, मैं तो ये कहता हूँ, 250 माइनस 20 इंटू 1 230 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, 230 वोल्ट हो गया उस वक्त का। जब एडिशनल रेजिस्टेंस में डाल दोगे तो सेम करंट ड्रॉ कर रहे होगे, तो 250 माइनस 20 इंटू 7, 6 और 1 7 हो गया, 20 7 140, 140 वोल्ट हो गया। मैं 140 में से माइनस कर दो, 140 का मतलब कि 250 में 140 आपने घटा दिया, तो कितना हो गया? 200, 210, 210 हो गया ना। 210 हो गया, 110 हो गया, 110, 140 घट गया ना, 110, तो 110 वोल्ट हो गया नई स्पीड पे। तो ये इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम, और चूंकि फाई तो सीरीज करंट से होता है, करंट सेम है, तो ये वेरीज एन हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के हो गया बेटा। तो आपका जो ईएमएफ है वो 230 से हो गया 110, तो रफली समझो कि आधा हो गया, तो स्पीड जो है आधी हो जाएगी। 1000 आरपीएम के आधा 500 आरपीएम, 500 आरपीएम के आसपास देखो कौन सी स्पीड है, 500 आरपीएम के आसपास कौन सी, ये है, यही करेक्ट आंसर है, और तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। टिक करो बेटा और आगे बढ़ जाओ, कोई कैलकुलेशन वहां करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। हम बाद में तुम घर आ जाओ और रिलैक्स कर लो, चाय पी लो, तो हम तुमको कैलकुलेशन भी दिखा देंगे, लेकिन वहां करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये निकालो, और ये इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम है, करंट चूंकि सेम है इसलिए फ्लक्स सेम है, तो ये प्रोपोर्शन टू स्पीड होगा। ये आधा हो गया तो स्पीड भी तकरीबन आधी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो, एट 1000 आरपीएम, एट 1000 आरपीएम ये वन कह लो इसको, इज इक्वल टू 250 माइनस IA 20 एम्पियर इंटू RA 1, तो ये हो गया 250 माइनस 20, 230 वोल्ट। अब एट न्यू स्पीड, एट न्यू स्पीड जो तुम नहीं जानते, EA2 आफ्टर इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EA2 इज इक्वल टू 250 माइनस सेम करंट 20 इंटू, अब ये 1 प्लस 6 हो गया, इसलिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम का आ गया, तो 250 माइनस 6 और 1 7, 7 दूनी 14,
250 माइनस 140, ये हो गया 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। अब देखो, सिंस ई ए जनरल फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम वेरीज एज आई ए इंटू ओमेगा एम इज एन, वेरीज एज एन, क्योंकि आई ए इज कांस्टेंट, क्योंकि आई ए इज कांस्टेंट। दोनों में सेम करंट था ना, इसलिए तुम्हारा ई ए टू बाई ई ए वन, यही तुमको रेशियो दे देगा इंटू बाई एन वन का इंटू बाई एन वन। वैल्यू पुट कर दो। ई ए टू तुमने लाया था 110 और ये था 230, इज इक्वल टू एन टू जानना चाहते हो ना, और एन वन था 1000 आरपीएम, तो होगा ना तकरीबन आधा। तुम एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो देख लो, एन टू इज इक्वल टू 1000 इंटू 230 इंटू 110 बाई 230 इंटू 110 बाई 230, ठीक है। 0 0 काट दो, ये हो गया 11,000। 11,000 बाई 23, 23 तो प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 23 चौके 92, 92 4 से 12 4 हाँ 23 चौके 92, 92 और 800, 92 और 800 और 10, 18 हो गया ना। 18 का मतलब 180, 180 का मतलब हो गया कि 23 सते 7 21 के मतलब 2 7 दिन 14 2 16, 4 7 478.3 एग्जैक्टली आ जाएगा। तुम इसको करके देख लो। प्राइम नंबर का पहाड़ा हम लोगों को आता नहीं है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 23 को 11,000 से, 11,000 को 23 से, तो सबसे पहले तो 4 हो गया, 4 से 12 के जनातर है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 10 10 के जनातर है 1 और 9 10 और 1 11, 180, 7 या 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 167, 9 और 10 के अंदर 1 और 6 7 और 1 8, 19, 190। अब ये आ जाएगा 8 से, 8 8 से 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, अब ये बच गया 60। अब डिसमल दे करके एक 0 डाल दो, तो 23 तिहाई 69 चलेगा। 23 दूनी 46 करो, 46 हो गया, 46 और 14 60 हो गया, 4 4 से 4 5 और 1 6, 140 कर दिए। तुम कर दो 6 से जाएगा ना, 6 से 18 के 8 12 और 1 13.26, 6 से 18 के 8 12 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया। 23 छके 138। यह हम लोगों को आमतौर पर पहाड़ा याद नहीं रहता है, 20 छके 120 और 18 138, ठीक है, 2 और 8 10, तो हो गया बेटा 478.26 इज एज गुड एज 478.3।
ठीक है ना? ऑलराइट, खुश? ये क्वेश्चन 2014 का है, स्टेटमेंट टाइप का। कहता है कि इन डीसी शंट जनरेटर the voltage build-up induced voltage at its terminals is given by the intersection plot point of the FRL line, field resistance line, with the no load characteristics of the machine. सही बात है. The generator fails to build up any voltage at its terminals when the slope of the FRL is higher than that of the straight line portion of the no load characteristic. ये भी ट्रू है और यही वजह है इसकी. तो इसका आंसर ए है, दोनों ही ट्रू है. हालांकि थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन खैर चलेगा. इतना इतना तो यूपीएससी में होता रहता है. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी है. तो ए को टिक कर दो. ए को टिक कर दो. हालांकि ये जो एनी वोल्टेज है ना, इस पर मुझे शक है, इसलिए कि एनी वोल्टेज फेल्स टू बिल्ड अप एनी वोल्टेज. भाई रेजिडुअल वोल्टेज थोड़ा सा होता है ना, 2 ही वोल्ट सही है, लेकिन कुछ तो है ना, फाइनाइट तो है ना. एनी का मतलब है कि नो वोल्टेज. लेकिन खैर चलेगा, अब मैं क्या कहूँ. यही आंसर एक्सपेक्टेड है, तो यही आंसर कर दो. ठीक है ना? वो वोल्टेज बिल्डअप देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना. ठीक है. अब ये समझो कि डीसी मशीन का आखिरी सवाल हो गया. 2014 का आखिरी सवाल है ये. A DC series motor with a resistance between terminals of 1 ohm runs at 800 rpm from a 200 volt supply taking 15 ampere. ठीक है. If the speed is to be reduced to 475 rpm for the same supply voltage and current, the additional series resistance to be inserted would be approximately कितना, ये निकालना है तुमको. तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग अभी बना सके हैं, अभी अभी बना चुके हैं. उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया था और स्पीड निकाला था. तो लेकिन नेचर उसी टाइप का है. अब इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा करना पड़ेगा. देखो 800 आरपीएम पे जिसका ये होगा वो 200 माइनस 15 मतलब 185 वोल्ट हो जाएगा. अब चूँकि करंट सेम है, तो जो वो होगा ई ए इज इक्वल टू के 5 ओमेगा एम होता है ना, तो ई ए वेरीज एन हो जाएगा. तो जो नई स्पीड है 475 आरपीएम, उस वक्त का ये हो जाएगा 185 इंटू 475 बाई 200. तो 185 इंटू 475 बाई 800, 200 नहीं, 185 इंटू 475 बाई 800. तो 475 को क्या मान लोगे, कितना हो जाएगा? 185, हम ज़बानी ऐसी कर रहे हैं. 185 इंटू 400, 475, 475 बाई 800, यही हो ना. तो ये वोल्टेज हो जाएगा तकरीबन, अगर इसको 880 मान ले, 800, आठ आठ नहीं, 400, 480 इसको ट्रीट कर लेते अगर, तो 000, ये हो जाता 8 छके 48, है ना. 6, तो ये हो जाता 0.6, 6 35 3 6 6 36 39 का 9 होता है 6 9. तो ये हो जाता 185 इंटू 0.6, 99 वोल्ट, 99 वोल्ट, 99.0 वोल्ट. तो 99 वोल्ट का मतलब हो गया कि 200 माइनस 99, तकरीबन हो गया 100 वोल्ट, 100 वोल्ट. और 15 एम्पियर करंट के लिए 15 छके 90 और 10 100, 15 छके 90 और 10 100, तो 6.6. और इसमें 1.1 ओम है ना,
1 ओम को माइनस कर दो तो 5.6। 5.6 का मतलब कि ये तो कुछ ज़्यादा आपने कैलकुलेट किया ना, तो ये 5 ओम इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ज़बानी करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, एग्जैक्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट मैं कर देता हूँ। एग्जैक्ट ऐसे करूँगा कि एट 800 RPM, एट 800 RPM, लेकिन इससे काम चल जाएगा जो मैंने कर दिया, इसलिए कि जो डिफरेंस है ना बेटा, उसमें तुमको तो समझ में आएगा ना, 5 से ज़्यादा ही है तो 5 तो हो हीगा। 800 RPM पे ये वन जो था वो था 200 माइनस 15 इंटू 185 वोल्ट। अब सिंस E A is equal to K phi omega m, where is as n, because phi being a function of IA is equal to constant, is constant। ये कांस्टेंट है भाई, जल्दी जल्दी में लिखने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं, इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसलिए EA2 बाई EA1 हो गया N2 बाई N1। तो EA2 जो तुम्हारा निकला वो निकल गया, EA1 185 आया था ना, 185 इंटू 475 बाई 800, तो ये हो गया 25 75 और 5 80, 25 दूनी 50, 32, ये हो गया 25 कहीं 25 और 22 47 225, तो 25 225 क्या होगा 25 का 225, 225 बाई 25 क्या होता है, 225 बाई 25, 225 है 25, 5 में से 25, 5 के 20 है 22, 5 में 9, 9, हाँ। अरे पहाड़ा भी आदमी भूल जाता है बेटा। ये हो गया ना। हमने 32 25 से काटा था, तो 25 से 25 और 22, 25 नमा 225, ये तो ठीक है, 19/32। तो ये हो गया 32 तो का तो कोई फिगर है नहीं, तो इसको 33 कर दें, 3 11 33, 1 और 8 9 5 14, इसको 186 कर देते हैं, तो 3 6 के 18, 3 दूनी 6 62, तो 19 दूनी 38 के 8 हाथ में रहा 3, 19 के 114 और 3 117, 117 को 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 इकाई 11, 11 0 0, 11 77, 107 वोल्ट हो गया। अब 107 वोल्ट का मतलब है कि आर एक्सटर्नल हो गया, इसमें से तुम घटा दो वी में से, 200 थे ना, 200 माइनस 107 बटा 15 एम्पियर था ना करंट, 15 माइनस आर ए का वैल्यू था 1 ओम। इसको सॉल्व करो, 200 माइनस 107 हो गया 93,
107 93 हो गया ना, 93/15 -1, तो ये 15 छः के 90 हो गया, -1, 5 ओम हो गया। ठीक है, सही जवाब आ गया। ऐसे कर सकते हैं। कैलकुलेटर नहीं होता है तो ऐसे ही करना पड़ता है बेटा, टाइम में तो नहीं है। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम अब तुम्हारा पूरा हो गया। तो 2014 तक का हमने डीसी मशीन का भी करवा दिया। एक आध प्रॉब्लम हमने ओमिट कर दिया इसलिए कि यूपीएससी वालों का क्वेश्चन बिल्कुल एम्बिगुअस था, उनका जवाब भी एम्बिगुअस था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी सब हमने करवा दिया। तो अब देख लिया जाए कि ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा था। तो ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। डीसी मशीन का भी आज ख़त्म हो गया। हैव अ नाइस डे। तैयारी ठीक से करो, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द अज जल्द तुम लोगों तक ये वीडियोस पहुँच जाएँ, और तुम तैयारी कर लो। जो भी एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसमें मदद बहुत मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।